हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास +1 के लिए, जो कि बहुत बेसिक से होने वाली है। और हम यहाँ पे एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, और जो भी एनसीईआरटी में सिलेबस है उसको तो कवर करेंगे ही, साथ के साथ अगर कंपटीशन में इससे कुछ अलग भी आ रहा है तो वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो जो लेक्चर्स हैं वो बहुत बेसिक से होने वाले हैं, और ये करने के बाद आप ऑर्गेनिक में बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। और इस दौरान आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गँवाए, और उससे पहले स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बियॉन्ड द बॉन्ड्स में। तो देखिए, हम क्या करने वाले हैं ऑर्गेनिक में, इस चैप्टर में क्या करेंगे। तो ये हमारा 8th चैप्टर है क्लास +1 का। तो इसमें सबसे पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद कार्बन की टेट्रावैलेंसी के बारे में बात करेंगे, और कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की शेप्स की बात करेंगे। उसके बाद हम किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है स्ट्रक्चरली, तो वो पढ़ेंगे, यानी कि स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, और फिर आइसोमरिज्म, एंड देन सम फंडामेंटल कांसेप्ट्स पढ़ेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में जो यूज होंगे, जैसे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, रिएक्शन कितने टाइप की होती है, किस टाइप से रिएक्शन होती है, तो ये सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देन क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्वालिटेटिव एनालिसिस से मतलब है ये जानना कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, या फिर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना। अगर आपके पास कोई अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है और आपको पता करना है कि ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की अमाउंट को फाइंड आउट करना, तो वो भी हम यहाँ पे करने वाले हैं, और उसके कौन-कौन से मेथड यहाँ पे यूज़ होंगे, तो वो सब हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले हम ऑर्गेनिक की थोड़ी टाइमलाइन देख लेते हैं, यानी कि हिस्ट्री देख लेते हैं कि हिस्ट्री क्या रही होगी। तो देखिए, 1815 से पहले एक बर्जीलियस साइंटिस्ट था, उसने एक थ्योरी दी थी, और वो थ्योरी का नाम क्या था? वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो ये बोलता था कि जो लिविंग प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनमें एक स्पेशल वाइटल फोर्स होता है, और यही फोर्स जो है वो नेसेसरी है टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब प्लांट्स में, ऑर्गेनिक में कोई ऐसा मिस्टीरियस फोर्स है जिसकी वजह से ही प्लांट्स या एनिमल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा ये माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो लेबोरेटरी में या आर्टिफिशियली नहीं बनाए जा सकते। कहने का मतलब क्या है कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्लियरली ये बोलती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ प्लांट से या फिर एनिमल से ही ड्राइव किए जा सकते हैं या बनाए जा सकते हैं, उनको लैब में नहीं बनाया जा सकता। इसी थ्योरी को हम वाइटल फोर्स थ्योरी बोलते थे। बट एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिच वॉलर, वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड पे काम कर रहे थे जो कि था अमोनियम साइनेट। तो एक्सीडेंटली उनसे क्या हो गया, उनसे यूरिया बन गया। यूरिया जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि मैमल्स के या एनिमल्स के यूरिन में मिलता है, या तो ह्यूमंस के या मैमल्स के यूरिन में ये पाया जाता है, और ये क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो दिस वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच वाज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बट एक्सीडेंटली, ये एक्सीडेंटली बना था। उसके बाद फिर हर्मन कोल्ब ने 1845 में एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज किया लैब में, और उसके बाद बर्टलेट के द्वारा मीथेन बनाया गया 1856 में। तो इन कंपाउंड्स के बनने के बाद ऑर्गेनिक में मान लो कंपाउंड्स की बाढ़ सी आ गई, और उसके बाद इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड बने कि आज मोर देन 50 लैक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो बन चुके हैं वर्ल्ड वाइड। और भी ज़्यादा डे टू डे लाइफ में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे रिसर्चर्स या साइंटिस्ट जो हैं वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बना रहे हैं अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए। तो अब इतने सारे जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड अकेले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बन जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन के अंदर कोई स्पेशल बात है जिसकी वजह से इतने कंपाउंड बन जाते हैं। तो यही हम अब यहाँ पे समझेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वास्तव में है क्या, और कार्बन इतना स्पेशल क्यों है, क्यों कार्बन से इतने कंपाउंड बन सकते हैं।
तो अब बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वास्तव में क्या है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो होते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है? हाइड्रोकार्बन बोला जाता है ना? अब यहाँ पे हमने हाइड्रोकार्बन ही क्यों बोला है? हम ये क्यों नहीं बोल रहे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कार्बन की केमिस्ट्री है? मैं अभी 1 मिनट में आपको बताता हूँ। तो देखिए किसकी केमिस्ट्री है? हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव की। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास क्या है? मीथेन है, यानी कि ये हाइड्रोकार्बन है। अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दूँ और उसकी जगह मान लो मैं क्या लगा देता हूँ? आयोडीन लगा देता हूँ। तो आपके पास क्या बन गया? मिथाइल आयोडाइड बन गया। तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या सिर्फ कार्बन के कंपाउंड की केमिस्ट्री है? तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री होती, तो फिर आपका CO2 के बारे में क्या कहना है? आपका CN के बारे में क्या कहना है? आपका CO के बारे में क्या कहना है? तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें देखिए कार्बन है ना? बट क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये था कि जो सिर्फ़ कार्बन के कंपाउंड्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए कंडीशन क्या है कि वो क्या होना चाहिए? हाइड्रोकार्बन होना चाहिए या उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, यानी कि कार्बन के साथ-साथ हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ और भी एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है या फिर हैलोजन्स हो सकते हैं। तो यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के साथ अगर ये भी एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इन्हीं कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि कार्बन जो है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल बना सकता है, लाखों, करोड़ों मॉलिक्यूल बन सकते हैं कार्बन को यूज़ करके, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करोड़ों की संख्या में हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कार्बन इतना स्पेशल क्यों है या फिर ये इतने सारे कंपाउंड क्यों एक्सिस्ट करते हैं? तो उसका एक बड़ा सिंपल सा फंडा है, वो क्या है? कैटिनेशन। कैटिनेशन आपने छोटी क्लासेस में या पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन एबिलिटी होती है किसी भी एलिमेंट की टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड विद एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। यानी कि एक ही एलिमेंट के एटम्स आपस में जुड़ के क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं और लंबी-लंबी चेन्स बना सकते हैं या रिंग बना सकते हैं। या ब्रांच्ड चेन बना सकते हैं। तो इस तरीके के एलिमेंट्स को जिसके एटम आपस में जुड़ के लंबी-लंबी चेन बना सकते हैं, उनको उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि कैटिनेशन क्या है? किसी भी एलिमेंट के एटम की वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा वो आपस में जुड़ के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। अब ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो है वो कार्बन में सबसे ज़्यादा है। अब कार्बन में सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि कैटिनेशन के लिए 2 कंडीशन ज़रूरी हैं। पहली कंडीशन क्या है कि एटम का जो साइज़ है, एटम साइज़ शुड बी स्मॉल। वो क्या होना चाहिए? एटम का साइज़ स्मॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन जो है वो काफ़ी लकी है। तो कार्बन की अगर साइज़ की बात करें, तो ये ऑलमोस्ट 70 पिकोमीटर होता है। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन क्या है, जो बॉन्ड बनेगा आपस में, वो क्या होना चाहिए? बॉन्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अगर हम कार्बन-कार्बन के बॉन्ड की बात करते हैं, तो इसकी एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट 384 किलो जूल पर मोल होती है। तो यानी कि कार्बन जो है वो खुद के साथ मिलके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। ऐसी कैपेबिलिटी किसी के अंदर नहीं होती। अब इसी एबिलिटी के कारण कार्बन-कार्बन जो है वो इस तरीके से आपस में जुड़ के लंबी चेन्स बना सकता है या फिर वो ब्रांच्ड चेन बना सकता है। मतलब यहाँ पे ऐसे ब्रांच बन गया, किसी भी टाइप से बन सकती है। वो रिंग बना सकता है, जैसे 3 कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं, 4 कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं, है ना? 5 जुड़ सकते हैं, 6 जुड़ सकते हैं, है ना? 7 जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से कार्बन जो है, वो खुद के साथ जुड़ के या तो लंबी चेन्स बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है या रिंग्स बना सकता है। इसी वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड जो हैं वो पॉसिबल हैं। यहाँ तक हम ये बोल सकते हैं कि कार्बन जो है उसके एटम लगभग 2000 या उससे ज़्यादा एटम आपस में जुड़ सकते हैं, एक दूसरे के साथ। तो इतनी पावरफुल
कैपेसिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन के पास है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये पूछें कि क्या सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कैटेनेशन शो करता है? नहीं, ऐसा नहीं है, दूसरे एलिमेंट भी कैटेनेशन शो करते हैं, बट कार्बन इज द ओनली एलिमेंट जो इतनी मात्रा में या इतनी एक्सटेंट तक कैटेनेशन शो कर सकता है। इसके अलावा जैसे सल्फर है, सल्फर जो है वो 8 एटम आपस में जुड़ सकते हैं, है ना? नाइट्रोजन शो कर सकता है, फॉस्फोरस शो कर सकता है, सिलिकॉन कैटेनेशन शो कर सकता है, बट उनके कुछ ही एलिमेंट 2, 3, 4, 5 इस तरीके से जुड़ेंगे, और वो हम आप आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि कोई भी एलिमेंट कितने तक कैटेनेशन शो कर सकता है। तो आई होप आपको एक बात पहले समझ में आ गई होगी कि कार्बन जो है दैट इज ए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट विच शोज कैटेनेशन, एंड जो कि बेसिस है ऑर्गेनिक कंपाउंड के इतने सारे मॉलिक्यूल्स होने का या कंपाउंड्स होने का। फिर उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, यानी कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक कार्बन फर्द 4 बॉन्ड बना सकता है, खुद के साथ या दूसरे एलिमेंट के साथ। तो वो इस तरीके से जुड़ जाएगा, अगर खुद के साथ बॉन्ड बनाएगा तो 4 कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। आगे वाला भी आगे 4 के साथ जुड़ सकता है। तो यहाँ पे ये कार्बन भी हो सकते हैं, यहाँ पे ये हाइड्रोजन या दूसरे एटम्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरीके से हो सकता है, CH3 CH3 या CH2 CH3 इस तरीके से, है ना? तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, CH3 CH CH3 CH2, यहाँ पे मान लो फिर CH3 लगा दिया, फिर CH3। तो आप कोई भी अगर कंपाउंड इमेजिनेशन कर सकते हो तो वो बन सकता है, बशर्ते आपको कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने हैं। यानी कि कार्बन जो है वो हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, कार्बन जो है वो जब भी बॉन्ड बनाता है, मल्टीपल बॉन्ड अगर बनाता है तो वो स्टेबल बनाता है। तो वो खुद के साथ भी ऐसा कर सकता है, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ, जैसे कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है ना? कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन फॉस्फोरस के साथ बना सकता है। तो इस तरीके से, या कार्बन सिलिकॉन के साथ बना सकता है। तो कार्बन जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो इस वजह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या इतनी ज्यादा है। फिर उसके बाद कार्बन जो है वो स्टेबल रिंग फॉर्मेशन करता है, मतलब कि जैसे कार्बन जो है वो डिफरेंट टाइप की रिंग्स में एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे 3 मेंबर्ड रिंग में या 4 मेंबर्ड रिंग में एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर 5 मेंबर्ड रिंग में एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर 6 में कर सकता है, एंड सो ऑन, इस तरीके से। उसके बाद कार्बन जो है वो आइसोमरिज्म भी शो करता है। अब आइसोमरिज्म क्या क्या मतलब है? आइसोमरिज्म क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स कंपाउंड्स विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो वो कंपाउंड जिनमें मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होती है? डिफरेंट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH3, है ना? चलो एक और ले लेता हूँ मैं, ये मैंने CH3 ले लिया, ये बन गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? CH3 CH3, यहाँ पे CH, फिर CH2 CH2। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 थे, यहाँ पे भी कितने होने चाहिए? 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया CH3। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? CH3 C CH3 CH3 CH3। अगर आप इन सबको ध्यान से देखो तो सब में क्या है? कार्बन 5 है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 3 और 2 5, 2 7, 2 9 और 3 12। तो हाइड्रोजन क्या है? 12 है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, हाइड्रोजन को काउंट कर लो, 3 6 9, 9 और 3 12 है। तो यहाँ पे भी क्या है? कार्बन 5 है, हाइड्रोजन को काउंट करोगे तो 12 होंगे। तो सबका फॉर्मूला क्या है? C5H12। इसका भी फॉर्मूला क्या है? C5H12। तो यहाँ पे आपने देखा कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप क्या बोलते हो, या ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हो? आइसोमर्स बोलते हो। तो आइसोमरिज्म की वजह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड
की संख्या बढ़ जाती है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज़्यादा क्यों होते हैं, एंड इट इज़ ड्यू टू मेनली वन प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन विच इज़ कैटिनेशन, क्योंकि कार्बन ही इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो इतनी एक्सटेंट तक कैटिनेशन शो करता है। और वो क्यों करता है? क्योंकि कार्बन का साइज छोटा है और कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो जितना एटम का साइज छोटा होगा, आप देख सकते हो एक एटम है, मान लो ये बड़े साइज के एटम है, इन्होंने बॉन्ड बनाया, तो ये बॉन्ड बड़ा होगा और बड़ी चीज को तोड़ना आसान है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये पेन है, इसको मैं तोड़ना चाहूँ और ये बड़ा है तो आसानी से टूट जाएगा। बट अगर ये मेरे पास बहुत छोटा हो, उसको मैं तोड़ने की कोशिश करूँ तो वो नहीं टूटेगा। तो छोटी चीजें आसानी से नहीं टूटती हैं, बड़ी चीजें आसानी से टूट जाती हैं। तो बड़ा बॉन्ड है तो इजीली टूट जाएगा, छोटा बॉन्ड है तो इजीली नहीं टूटेगा, उसके लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वो स्ट्रोंग होता है। तो यही चीज कार्बन में है। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई है। फिर हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो कैसे कंपाउंड होते हैं, वो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? कोवलेंट में क्या होता है कि जब भी बॉन्ड बनता है तो वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा बनता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कार्बन है, तो कार्बन के पास हमें पता है कि यार 4 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से अगर हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे के पास भी और चौथे के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए आप छोटी क्लासेस में ये पढ़ चुके हो, तो कार्बन क्या करता है दूसरे के साथ अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। तो ये इस हाइड्रोजन के साथ अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ये हाइड्रोजन इसके साथ 1 शेयर कर लेगा, तो इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से एक बॉन्ड बन गया। तो यानी कि ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनता है, उसको आप क्या बोलते हो? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हो। ये बात आपको समझ में आ गई। तो इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। इसको हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आयनिक होते हैं या फिर कोवलेंट भी होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, तो यहाँ पे अगर मैं सोडियम की बात करूं तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो सोडियम के बीच में और सल्फेट के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कैसी बॉन्डिंग है? वो है आयनिक। अब अगर आप सल्फेट को ध्यान से देखो तो सल्फेट में क्या होगा? इसके साथ 4 ऑक्सीजन जुड़े होंगे, 2 डबल बॉन्ड से, 2 सिंगल बॉन्ड से, और जिनके ऊपर सिंगल बॉन्ड होगा उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और वो रेजोनेंस में होंगे, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कैसी बॉन्डिंग है? ये है कोवलेंट बॉन्डिंग। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें दोनों तरीके का बॉन्ड हो सकता है, आयनिक भी हो सकता है, कोवलेंट भी हो सकता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। सेकंड पॉइंट क्या है? दीज आर वोलाटाइल बाय नेचर। वोलाटाइल का मतलब होता है कि जिनके वेपर इजीली बन जाते हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड देखोगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब आप हीट करोगे तो हीट करने से क्या होगा? इनके वेपर जल्दी बन जाएंगे। जबकि अगर आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड को देखोगे तो उनके वेपर जल्दी नहीं बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इथेनॉल लो एक बर्तन में और उसको गर्म करो तो क्या हो जाएगा? बॉयल हो जाएगा जल्दी से। इसी तरीके से अगर आप नमक को एक बर्तन में लो और उसको गर्म करो तो क्या नमक के वेपर बनेंगे? बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। उसके लिए हमें लगभग 1100-1200 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तब ऐसा पॉसिबल हो सकता है। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो लो टेम्परेचर पे ही बॉयल हो जाते हैं या वो अपना वेपर बनाने लग जाते हैं। तो इसीलिए ये वोलेटाइल होते हैं, इनऑर्गेनिक नॉन वोलेटाइल होते हैं। फिर उसके बाद इन बात करें तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। तो आपने देखा है मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो इसका मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट लो है और जल्दी से बॉयल भी हो जाते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ NaCl का। इसी तरीके से ये जो कंपाउंड होंगे वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होंगे, जैसे इथेनॉल, मिथेनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन। तो ये सब क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सोल्यूबल होते हैं और इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इसलिए होता है कि एक थ्योरी होती है डाई लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा है वैसे में ही घुलेगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो उनकी पोलैरिटी कम होती है, इस वजह से कम पोलर सॉल्वेंट्स में डिजोल्व होते हैं। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है उनकी पोलैरिटी भी कम होती है, तो इनकी नेचर क्या हुई? एक जैसी हुई, इसलिए सोल्यूबल हो जाते हैं। जबकि जो आयनिक
कंपाउंड्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल हैं। अगर आप वाटर की स्ट्रक्चर देखो, तो वाटर की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये जो डाइपोल मोमेंट है, वो काफ़ी हाई है, यानी कि वाटर काफ़ी पोलर मॉलिक्यूल है। इस वजह से ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि आयनिक है, जैसे यहाँ पे आपने सोडियम सल्फेट में देखा, इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, तो ईज़िली इनको क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। फिर उसके बाद बात करते हैं, दे आर नॉट गुड कंडक्टर। अब इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, तो ये बैड कंडक्टर होते हैं, ना ही इनमें आयनिक चार्ज होता है। कुछ में होता है, दैट आर स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि हमारी स्टडी में नहीं आ रहा है। उसके बाद ये गुड कंडक्टर होते हैं क्योंकि आयनिक होते हैं, तो अगर आप इनको मोल्टन फॉर्म में लो या पानी में डिसॉल्व कर लो, तो ये क्या बन जाते हैं, गुड कंडक्टर बन जाते हैं। ये हम ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। उसके बाद इनकी रिएक्शन स्लो होती है। अब ये जो है, देखिए इनके बीच में बॉन्ड होता है। अब बॉन्ड जो है कोवलेंट बॉन्ड है, उसको तोड़ने के में टाइम लगेगा, है ना? टाइम लगेगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो। जबकि आयनिक कंपाउंड में क्या है, आयनिक कंपाउंड्स में आयन होते हैं, और अगर आप उनको किसी सॉल्वेंट में डालोगे, यूजुअली जैसे पानी में डालोगे, तो आयन में टूट जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को सोडियम सल्फेट को ही देखूं, तो सोडियम सल्फेट को अगर मैं पानी में डालता हूं, या मान लो NaCl है मेरे पास, अगर मैं NaCl को पानी में डालता हूं, तो इसमें क्या होगा, Na अलग हो जाएगा और इसके चारों तरफ पानी आ जाएगा। Cl अलग होगा, इसके चारों तरफ भी पानी आ जाएगा, यानी कि आयंस में टूट गया है। अब अगर इसके अंदर मैं कुछ और डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे HCl है। HCl को अगर मैं NaOH के साथ रिएक्शन करूँ और ये आपने इसको पानी के अंदर डाला है, तो HCl जो है वो कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव में Cl नेगेटिव में। NaOH पानी में जाते ही कैसे टूट जाएगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब ये पानी में आयंस की फॉर्म में है। अब आयन तो ऑलरेडी टूटा हुआ है, उसको अगर रिएक्शन करनी है तो क्या करना है, जस्ट आयंस को एक दूसरे के साथ चिपक जाना है। मतलब H OH के साथ चला जाएगा, Cl Na के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट आयन की रीअरेंजमेंट होती है, कोई प्रॉपर रिएक्शन नहीं होती है, यानी कि कोई बॉन्ड नहीं टूट रहा है नया। तो इस वजह से जब कोई बॉन्ड नहीं टूट रहा है, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट हो रही है, तो ऐसी रिएक्शंस बहुत फास्ट होती है। तो अगर आपने कभी गौर किया होगा, अगर आप एसिड को बेस में एकदम से डाल दोगे, तो एकदम से भूम ऐसे होगा, तो एकदम से क्विकली रिएक्शन करते हैं। और वो क्यों करता है, क्योंकि रिएक्शन बहुत फास्ट है ना? तो इसलिए जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन होती है वो बहुत फास्ट होती है। उसके बाद ये आइसोमर्स एक्सिबिट करते हैं। आइसोमर हमने पढ़ा है कि क्या होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी आइसोमरिज्म होता है, बट बहुत कम होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस समझ में आ गया है।